हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल बस। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में जानने वाले हैं विच इज नोन एज द मोट, जिसको एक इकोनॉमिक मोट भी बोला जाता है बिजनेस वर्ल्ड में। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और इसको हम लोग एक केस स्टडी के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। एक केस स्टडी एक स्टार्टअप की जो स्टार्टअप बाद में फेल की। ये बहुत ही बड़ी स्टार्टअप थी, इस स्टार्टअप का बहुत ही ज्यादा नाम हुआ था, बट फाइनली ये स्टार्टअप एक टाइम के बाद फेल की थी बिकॉज ये इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से फॉलो नहीं कर पाई। तो क्या है ये बिजनेस कॉन्सेप्ट, ये स्टार्टअप की क्या स्टोरी है और इस चीज को साथ हम लोग क्या क्या चीज समझ सकते हैं, वो सारे चीज हम लोग इस वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट तक जरूर इस वीडियो को देखना। तो जिस स्टार्टअप के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं जो कि बाद में फेल की थी, दैट स्टार्टअप इज नथिंग एल्स बट हाइक मैसेंजर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप बनी थी और इसके बारे में आप नाम तो जरूर कभी ना कभी सुने या फिर शायद आपने कभी ना कभी यूज भी किया ही होगा। बट ये हाइक मैसेंजर किस तरीके से मार्केट से बाहर हो गई और क्यों हुई, ये सारी चीज जानने की जरूरत भी हमें है, क्योंकि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में बहुत सारे फीचर्स थे जो कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव थे लोगों के लिए, बट स्टिल दिस बिजनेस डिडंट गो वेल। क्यों, वो सारी चीज हम लोग समझेंगे। पहले स्टार्टअप के बारे में थोड़ा आइडिया ले ले कि स्टार्टअप कितनी बड़ी हुई थी, उसके बाद हम लोग रीजंस को समझेंगे एंड फाइनली उस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग समझेंगे जिस कॉन्सेप्ट के लिए इस वीडियो को मैंने बनाया है स्पेशली। तो सबसे पहले इस स्टार्टअप के बारे में जान लेते हैं। ये जो स्टार्टअप है वो 2012 में स्टार्ट किया गया था। 2016 के अंदर ये 1.6 बिलियन का वैल्यूएशन कर लिया था। दिस वाज वन ऑफ द यंगेस्ट यूनिकॉर्न स्टार्टअप। आप देख सकते हैं यहाँ पे इट वाज वन ऑफ द यंगेस्ट यूनिकॉर्न स्टार्टअप। उसके बाद इसमें आप अगर फीचर्स देखेंगे तो टेक्स्ट टू स्टिकर्स वाले जो फीचर्स थे, लाइव क्रिकेट, कबड्डी गेमिंग, पेमेंट्स, फाइल अटैचमेंट, ऑडियो कॉल्स, जो भी सारे एक एप्लीकेशन में होना चाहिए, एक चैट एप्लीकेशन में होना चाहिए, वो सारे के सारे फीचर्स इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में थे। उसके बाद भी ये बाद में फेल की थी। इस पर्टिकुलर बिजनेस में बहुत सारे बहुत अच्छे पार्टनर्स थे। 2012 के टाइम में कार्बन मोबाइल से बहुत बड़ी मोबाइल कंपनी थी। वोडाफोन जैसे टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनीज थी वो भी बहुत बड़ी थी उस टाइम पे। उस टाइम पे ये इतने बड़े बड़े पार्टनर्स लेके ये बिजनेस को स्टार्ट किए थे। इन्वेस्टर्स में भी आप देख सकते हो टाइगर ग्लोबल, सॉफ्ट बैंक, भारती एंटरप्राइजेस जैसे इन्वेस्टर्स इस बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे, बट स्टिल इट डिड नॉट वर्क। तो क्या ऐसे रीजंस थे जिस वजह से ये बिजनेस नहीं चली थी, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो रीजंस की तरह अगर आप देखेंगे तो देयर वर डिफरेंट रीजंस ऑफ फेलियर। सबसे पहला जो रीजन था वो यही था कि इस बिजनेस में बहुत ज्यादा फीचर्स थे। इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में इतना ज्यादा फीचर्स था, जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में भी आपको बताया था कि इतने सारे फीचर्स जब बने इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का, तो लोगों को ये चीज समझ में नहीं आया कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का मेन मोटो क्या है। सो देयर वाज नो वैल्यू प्रोपोजिशन फ्रॉम दिस बिजनेस कि इस पर्टिकुलर यूएसपी की वजह से हमारा बिजनेस चलेगा। देयर वर नो यूएसपीज, कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं थे और लोगों को ये चीज समझ नहीं आया था कि एग्जैक्टली ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन है किस चीज का। और उस टाइम पे इतने सारे जो फीचर्स थे, ये सारे फीचर्स जब इन्होंने ऐड किया, इनका जो चैट का जो एप्लीकेशन था उसका साइज भी बन गया था 75 MB के ऊपर। और उस टाइम पे हमारे पास अभी 75 MB के शायद फोन में बहुत सारे एप्लीकेशंस होंगे जिसको हम लोग डेली बेसिस में यूज करते हैं, बट 2012 में रिमेंबर जियो नहीं थी और इंटरनेट इतना सस्ता नहीं था। आज जो 1.5 GB हमें मिलती है, उस टाइम पे पैकेजेस होते थे 1.5 GB का मंथली बेसिस में। तो उस टाइम पे लोग इस चीज को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे कि इतना हाईली डेटा जो एक ऐप यूज कर रही है, इतना हाई मेमोरी जो एक ऐप ले रही है, उसको लेने की जरूरत क्या है। इसके जो रिप्लेसमेंट में 25 MB का जो व्हाट्सएप था वो कंपैरेटिवली बेटर थी, क्योंकि उसमें जो वेब का कंजम्पशन था वो भी बहुत ज्यादा कम था। इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से इतने सारे फीचर्स होने के बावजूद भी लोग इससे थोड़ा भागने लगे और ये जो फीचर्स थे, ये फीचर्स डेली बेसिस में हाइक मैसेंजर्स में अपडेट होने लगते थे, जिस वजह से लोगों को कोई पर्टिकुलर एक फीचर के साथ वो अटैच ही नहीं हो पाते थे। सो द कस्टमर रिटेंशन रिड्यूस्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा चीज, जैसे कि मैंने डिस्कस किया, टाइमिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है किसी भी बिजनेस को लॉन्च करने के टाइम पे। तो आइडिया चाहे कितना भी अच्छा हो जाए, एक बिजनेस को किस पर्टिकुलर टाइम पे आप मार्केट में लॉन्च कर रहे हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि मैंने बताया 2012 के टाइम में इंटरनेट इतनी चीप नहीं थी, तो उस बेसिस में हाइक मैसेंजर जैसी जो एप्लीकेशन है जिसमें इतने सारे फीचर्स तो थे, बट उस टाइम पे मार्केट में वो अच्छी तरीके से नहीं चल पाई। थर्डली, टू मच कंपटीशन। ऐसा होता है कि जब आप अपने एक छोटे से बिजनेस में बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक साथ ऐड कर लेते हो जो कि इस बिजनेस का
एक तरीके से बोस्टिंग पॉइंट भी था, बट साथ साथ में वही एक सबसे बड़ा रीजन बन गया फेलियर का कि इतने सारे फीचर्स जो ऐड कर दिए। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो स्कोर कार्ड भी दिखा रहा है, न्यूज भी दिखा रहा है, तो इसमें क्या होता है बाकी जो सारे एप्लीकेशंस है जो स्पेसिफिकली वही सारे काम करते थे उन सबके साथ इनका कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। और जब कोई भी बिजनेस का कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो रिटेंशन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, कस्टमर एक्विजिशन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, पुअर एंट्रेंट आइडियाज। जैसे कि मैंने बताया मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो आप देखोगे कि आज बहुत सारे बिजनेसेस में फैली हुई है, आपको अक्सर ये सवाल आ ही रहा होगा अब तक कि इतने सारे फीचर्स तो बहुत सारे बिजनेसेस का है। जियो का अगर आप देख लोगे तो जियो में भी जियो सिनेमा है, जियो म्यूजिक है, इतने सारे ये भी तो अपने हिसाब से फैली हुई है। तो इस पर्टिकुलर बिजनेस में ही क्यों फेलियर आई? देखो ऐसा होता है कि जब भी कोई बिजनेस एंट्री करती है मार्केट में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो बिजनेस एक सर्टेन यूएसपी को लेके एंट्री करे। उसके बाद जब उसमें अच्छा कस्टमर रिटेंशन हो जाती है फिर बिजनेसेस में बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च होने लगते हैं। अगर आप Amazon को देखोगे तो Amazon स्टार्टेड एंटरिंग इनटू द मार्केट इन द ई-कॉमर्स बिजनेस विथ सेलिंग ऑफ बुक्स को सेल करके ही बस वो स्टार्ट किए थे। और उसमें जब कस्टमर का रिटेंशन होने लगा, कस्टमर का ट्रस्ट गेन होने लगा, आफ्टर दैट Amazon हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेटेड इट प्रोडक्ट्स टू डिफरेंट अदर थिंग्स। बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स वो लोग ऐड किए अपने वेबसाइट में। तो सिमिलरली कोई भी बिजनेस, कोई भी इंटरनेट बिजनेस स्पेसिफिकली अगर एक फीचर के साथ लॉन्च करती है जिसके थ्रू वो कस्टमर रिटेंशन बनाती है, फिर अगर वो डिफरेंट फीचर्स लॉन्च करती तो शायद अच्छा कस्टमर रिटेंशन बन जाता है, इकोसिस्टम बन जाता। जैसे कि जियो सबसे पहले टेलीकम्युनिकेशन के साथ एंटर की, बट अभी हर तरह का सर्विसेज दे रही है जो कि इंटरनेट में आपको मिल पाए। इसी तरीके से अगर वो भी ये बिजनेस करते तो शायद बिजनेस में अच्छा खासा स्ट्रेंथ आता, बट इस हिसाब से बिजनेस करने पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ी। तो इसी के साथ हम लोग इस पर्टिकुलर केस स्टडी को तो समझ लिए कि हाइक मैसेंजर का फेलियर हुआ क्यों था, व्हाट वर द स्पेसिफिक रीजंस कि इतना बड़ा बिजनेस इतना अच्छे पार्टनर्स के साथ भी ये नहीं चल पाए। अब हम लोग समझेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस कॉन्सेप्ट जिसको मैंने इकोनॉमिक मोड के हिसाब से आपको बताया था। इस बिजनेस कॉन्सेप्ट की क्या इंपॉर्टेंस है और क्या रेलेवेंस है इस टॉपिक के साथ। तो जो मोट है इस वर्ड को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मोट इज बेसिकली अ वर्ड दैट केम फ्रॉम द प्रीवियस वर्ल्ड। यहां पे पुराने टाइम्स में क्या होता है कि राजा लोग जो होते थे वो अपने कैसल के आसपास में ऐसे पानी का स्ट्रक्चर रखते थे और यहाँ पे बहुत डेंजरस एनिमल्स जैसे कि क्रोकोडाइल्स वगैरह रखते थे। द रीजन, लैंड के अगर ऊपर डायरेक्ट कैसल रहता तो यहां से बाहर के जो इन्वेडर्स है वो जल्दी कैसल में हमला कर सकते हैं, बट पानी के थ्रू जाना इज डिफिकल्ट। उस टाइम पे तो जहाज एरोप्लेन्स नहीं होते थे, तो उस टाइम पे लैंड के थ्रू अटैक करना मुश्किल हो जाता था। तो ये जो वाटर बॉडी है इसको मोट बोला जाता था। तो मोट क्या कर रही है, मोट बेसिकली उस पर्टिकुलर कैसल को बचा रही है इन्वेडर से। तो मोट बिजनेस में क्या होता है, अगर आप मेटाफोरिकली इस चीज को समझोगे तो मोट इन बिजनेस इज बेसिकली एक ऐसा चीज जो एक बिजनेस को, अगर आप इस कैसल को एक बिजनेस की तरह समझोगे तो उस बिजनेस को सबसे ज्यादा डर किस चीज का होता है, इन्वेडर्स की होती है, कॉम्पिटिटर्स की होती है। तो वही चीज से बचाने के लिए उसको बोला जाता है इकोनॉमिक मोट, इस कॉन्सेप्ट को कि एक बिजनेस को कंपटीशन से किस तरीके से बचाया जा सकता है और एक बिजनेस एवरग्रीन कैसे बन सकता है। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मोट होता क्या है? देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस मोट कॉन्सेप्ट। सबसे पहला होता है कोई भी बिजनेस अगर आपने कंपटीशन के ऊपर जाना चाहता है और अच्छे से अपना प्रेजेंस बनाना चाहता है तो दीज आर सम ऑफ द 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट द बिजनेस शुड ऑलवेज हैव। सबसे पहला एक वैल्यू प्रोपोजिशन, कि वो बिजनेस किस तरीके से वैल्यू क्रिएट कर रही है, कोई एक यूएसपी जिससे वो सोसाइटी में वैल्यू क्रिएट कर पा रही है। दिस इज समथिंग दैट द बिजनेस नीड्स टू बी वेरी क्लियर अबाउट। हर एक सक्सेसफुल बिजनेस का एक वैल्यू क्रिएशन हमेशा क्लियर रहता है लोगों के बीच में। दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हाइक मैसेंजर नहीं कर पाई थी। वैल्यू प्रोपोजिशन उनका क्लियर नहीं था कि इस वजह से वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन को बनाए हैं। दूसरा चीज, पेटेंट एंड ब्रांड। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो अपना ब्रांड वैल्यू को, अपने इंटेंजिबल एसेट्स को बढ़ाते हैं। जैसे कि जितने भी बड़े बड़े आप स्पोर्ट्स कंपनीज देखोगे या फिर कंपनीज लाइक एप्पल, ये सब पेटेंट्स पे चलती है। iOS इज अ पेटेंट दैट ओनली एप्पल कैन मेक, राइट। तो ये जो पेटेंट्स बनते हैं इससे क्या होता है, ये आपके लिए इकोनॉमिक मोट बन जाता है। नो अदर इन्वेडर्स कैन टेक दैट, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका होता है जिसके साथ अपने कॉम्पिटिशन को एक बिजनेस अच्छी तरीके से हैंडल कर सकती है। तीसरा चीज होता है डीप पॉकेट मोड। कोई भी बिजनेस जो होती है, जनरली जो बड़े बिजनेसेस आप देखोगे रिलायंस जैसे, वो एक बिजनेस के साथ स्टार्ट करते हैं, उस बिजनेस में अच्छा प्रॉफिटेबिलिटीज क्रिएट करते हैं और उसके बाद अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कराते हैं। नॉट लाइक हाइक,
where you make all the features at the same time and you enter the market, जिसमें लोगों को समझ ही ना आए, लोगों को कंफ्यूजन हो जाए कि ये प्रोडक्ट है किस चीज का। रिलायंस में क्या है, जैसे रिलायंस जैसे कंपनीज को अगर आप देखोगे तो सबसे पहले जो जो बिजनेस उन्होंने बनाए हैं उन सारे बिजनेस में उन्होंने एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया, अपने बैलेंस शीट को स्ट्रांग बनाए, उसके बाद वो बाकी सारे बिजनेस में एंटर किए। एंड द फोर्थ पॉइंट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब इस पॉइंट को भी हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑपरेशनल बिजनेस जो होती है, जनरली स्टील इंडस्ट्री में ये बहुत ज्यादा फॉलो होती है, वो क्या करते हैं कि अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा फैलाते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर ऑक्यूपेशन, इन टर्म्स ऑफ देयर कैपेसिटी। तो कोई भी जो स्टील बिजनेस होती है वो अपने कंपनी में बहुत सारे प्लांट्स मशीनरीज लगाते हैं ताकि उनका एरिया ज्यादा हो, उनका प्रोडक्शन ज्यादा हो। इसमें क्या फायदा होता है कि जब भी कल कोई इंडस्ट्री आती है, या फिर कल कोई अगर बिजनेस उसी इंडस्ट्री में बनती है जहां पे वो स्टील प्रोड्यूस करे, तो ये कंपनी के पास उतना पावर रहेगी कि वो अपने प्राइस को नीचे करके बेच सके, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी हाई ऑपरेशनल वैल्यू है। इससे बाकी इन्वेडर्स बिजनेस में आ ही नहीं पाएंगे। सो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। इसीलिए आप देखोगे कि स्टील इंडस्ट्री में कुछ ही ऐसे प्लेयर्स है जो कंट्री में अच्छा खासा चलता है, या वर्ल्ड में भी अच्छे स्केल में चलती है, बिकॉज दे हैव यूज्ड द इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इकोनॉमिक मोड फॉर देयर बिजनेस। आई गेस आपको अच्छी तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गई है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंप्लीट करना चाहूंगा। आई गेस आपको इस वीडियो के थ्रू अच्छा खासा नॉलेज आया होगा, अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग आया होगा, और आई गेस इस केस स्टडी के थ्रू भी आपको समझ के मजा आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।